तो बिहार की सियासत पे बात हो रही है। बिहार की सियासत का एक मुद्दा यह है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास अब नहीं रहा, सम्राट चौधरी उसके मंत्री होंगे। दूसरी खबर भी है, दूसरी खबर परिवारवाद से जुड़ी हुई, वो भी देखते हैं। बिहार में कैबिनेट के गठन के बाद परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। दरअसल नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिनके माता पिता या ससुर पहले मंत्री थे। सत्ता पक्ष के लिए इस मुद्दे पर सफाई देना मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार के स्पेशल 26 को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। परिवारवाद का आरोप झेलती आई आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। पार्टी ने सोशल साइट एक्स पर 10 मंत्रियों की कुंडली पेश करते हुए तंज कसा है कि परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण किया जा रहा है। तथ्य यही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने पिता शकुनी चौधरी की वजह से राजनीति में आए। इसी तरह अशोक चौधरी, नितिन नवीन भी वंशवादी नेता हैं। दीपक प्रकाश तो ऐसे मंत्री हैं जो विधायक भी नहीं है, लेकिन पिता उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से एक एमएलसी सीट का वादा ले लिया था। उसी के एवज में अपने बेटे को मंत्री बनवा डाला। संतोष सुमन, विजय चौधरी, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद भी वंशवादी नेता है। राष्ट्रीय जनता दल को तो परिवारवाद पर बोलने का नैतिक दायित्व और बोध भी नहीं है, क्योंकि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है। नहीं तो आखिर क्या उपलब्धि है? ना अनुभव उनके पास, केवल लालू जी का बेटा होने के चलते विधायक नहीं, सीधा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लालू यादव जी अपने परिवार को सम्मान नहीं कर सकते, अपने बेटी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? और इसी में उनके पार्टी का थोपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी हों या तेजस्वी हों, इस बात को समझने में चाहिए, समझना भी चाहिए। चुनावी अभियान में जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा गया, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मोदी जी लाचार हैं। और बिहार के भीतर केवल उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कम से कम 1 दर्जन लोग किसी न किसी परिवार से लोग मंत्री बनाए गए हैं। सत्ता पक्ष की सफाई ये है कि उनका परिवारवाद कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद से अलग है। उनके यहाँ अगर किसी का बेटा या बेटी मंत्री बना है तो वो शख्स खुद अब राजनीति में नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सियासी पार्टियां वंशवाद के आधार पर टिकट बांटेंगी तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका गहरा असर तो पड़ना लाजमी है। इसी बिंदु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद की मुखालफत करते आए हैं। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह होते ही परिवारवाद पर जमकर हंगामा हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि अब क्या, अब किस परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों मौजूद थे, वहां परिवारवाद का खेल खेला जा रहा था। कई उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल दे रही है, लेकिन जदयू और बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद पर आपको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि परिवारवाद वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। परिवारवाद लालू परिवार है, क्योंकि हर कुछ परिवार के अंदर ही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है, फहरिस्त बता रही है कि परिवारवाद के घोर विरोधियों ने सामने में रहकर सबको शपथ भी दिला दिया और परिवारवाद पर अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बिहार में एक नया मुद्दा मिल गया बिहार के सियासत को। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, इसमें से 8 ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं और एनडीए खेमे से कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर बहुत बयान आते हैं, बहुत आरोप आते हैं महागठबंधन की तरफ। लेकिन अब उन्हीं आरोपों में खुद एनडीए गिरती नजर आ रही है। एक बार आरएलएम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा साहब हैं, क्योंकि रामपुकार सिन्हा मुस्कुराहट बता रही है कि वो समझ रहे थे कि मैं उन्हीं के पास आने वाला हूँ। रामपुकार जी, आप ही के पार्टी के सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, ना विधायक रहते हुए मंत्री बनेंगे। परिवारवाद की प्रकाष्ठा आप लोग कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं महागठबंधन पर। देखिए इब्राहिम जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं
कि हमारी पार्टी की ओर से दीपक प्रकाश जी को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। हमारे नेता माननीय एनडीए का पद दिया था, तो हमारे नेता से तय हुआ एक अच्छे इंजीनियर और सामाजिक गया। अब मैं पूछना चाहता हूं बहुत सारे लोगों कि कम से कम दीपक प्रकाश तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, जिस प्रकार नीतीश जी इंजीनियर हैं उस प्रकार दीपक इंजीनियर हैं। हमारे पार्टी की ओर से जब तय हो गया कि उनको वोट दिलाया जाए तो उसमें विरोधियों को क्या दिक्कत है, विरोधी क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि विरोधियों पर आप लोग हमला इसलिए करते आए ना कि भाई परिवारवाद परिवारवाद, तो विरोधी कह रहे हैं कि भाई देखिए परिवारवाद तो इसे कहते हैं कि पार्टी सुप्रीमो सांसद है, पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री है। ऐसी आपको मैं बता दूं कि सभी लोगों ने जब सर्वसम्मति से तय कर दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, तो इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और मंत्री पद का वोट किए, कुछ दिनों में बनेंगे। चलिए एक सीखने की कला है नीतीश कुमार के, बहुत कुछ सीखेंगे समझेंगे और एक अच्छा से राज्य विभाग। चलिए ठीक है, अब जो कल तक आरोप लगाते थे उन आरोपों में अब खुद उन आरोपों का सवाल जवाब देते नजर आ रहे हैं। एक बार आफ्ताब साहब का रुख करेंगे। आफ्ताब साहब देखिए, अब आप लगातार मैं आ रहा हूँ, लगातार वही सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप उसका गोल गोल जवाब दे रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, स्पीकर की बात हो, गृह मंत्रालय की बात हो, नीतीश कुमार के पास रहा, और नीतीश कुमार जब गए थे राज्यपाल के पास लिस्ट सौंपने कौन मंत्री शपथ लेंगे मंत्री पद की, तो सम्राट चौधरी साहब गए थे। बीजेपी केंद्रित कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है सम्राट चौधरी को, ठीक है, कोई भी पार्टी अपने नेता को प्रोजेक्ट करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को अब काटने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, विपक्ष आरोप लगा रही खुले तौर पर। देखिए, विपक्ष का जो आरोप है, मैं विपक्ष के तमाम साथियों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि कम से कम थोड़ा तो संयम रखिए। आप इतना उतावला क्यों हैं? सरकार आप लोगों की नहीं बनी, आप लोगों को मैंडेट नहीं मिला, आप लोगों को जनता ने नकार दिया, तो आप लोग अभी चुपचाप से किनारे बैठिए, किनारे बैठिए। आपके नेता हार जाते, माननीय तेजस्वी यादव जी भी हार रहे थे, आखिरी समय में निकले हैं वो। उसको हिंदी में बोला जाता है भूत हल जोत देना। भूत हल जोत करके तेजस्वी यादव को निकालने का काम किया है। आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को हल्का कर रहा, भारी कर रहा है। अरे भाई, क्या हल्का और क्या भारी? नीतीश कुमार हैं। कोई पार्टी, कोई दल अगर ये अपने आप में भरम पाल के रखता है कि हम नीतीश कुमार को छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। कोई भी पार्टी, कोई भी दल ना, कोई भी पार्टी, कोई भी दल। चलिए, नीतीश कुमार हैं। चलिए, और उन्होंने चलिए जब एनडीए यही मैं के मिस साथ कर रहा था में कि आफ्ताब जमील फैसला साहब किया है। सुना जाए सारी भाई, नहीं, बात उठाया आप तो मुझे सुनिए। टॉस कर दिए आपका, मैं इसी चीज को मिस कर रहा था डिबेट में। आप एक ना मुद्दा देते हैं, आपने मुद्दा दिया, आपने कहा एकदम साफ संकेत कहा कि भाई मुश्किल है, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, नीतीश कुमार के कद को काटना मुश्किल है। मैं यही आप बहुत मैंने कहा बात है। नीतीश कुमार कोई बच्चे हैं क्या? तेजस्वी यादव के उम्र के हैं। अच्छा, चलिए, तेजस्वी यादव के जैसा, राहुल गांधी के जैसा सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में नेता पैदा करने का काम किए हैं नीतीश कुमार। अपना भरम मत पालें लोग। चलिए, बड़ी अच्छी सी मुस्कान दे रहे हैं कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, कुछ जवाब आपका देना चाहते हैं। कमलदेव साहब, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? कुछ
कह रहे हैं क्या जमील साहब को? अरे कमल भाई लोग के पास तो कोई अब सवाल ना है ना कोई जवाब है। वो बेचारे लोग तो अब मौन हो गए, ठीक क्या है, बोलेंगे? बेचारे उनके नेता तो 94 दिन तक तो भागे हुए थे। अरे यार चुप तो रहिए, आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। हाँ, बोलिए कमल अपना साहब धैर्य रखिए, बोलिए। इतना उतावला मत होइए। सत्ता उतावला तो आप लोग हैं। जमील साहब सुन लेते, जमील साहब ने बहुत सारा जवाब दे दिया। हाँ। और आपको भी इब्राहिमी जी लगता है कि बीजेपी चाह के भी जो मंसूबा पाली हुई थी उस सब मंसूबा पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी का पहला मंसूबा था कि मेरा मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश जी का एक कैरेक्टर जो सामने दिखता है, आज भी एनडीए के सभी दल के नेताओं पर आरोप लगा वंशवाद का, लेकिन नीतीश जी पर वंशवाद का आरोप आज भी नहीं है। जैसे कर्पूरी जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र को राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं किया, उस रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार जी ने भी नहीं किया और आज भी नहीं किया। अब राम कुमार भाई तो बड़े बड़े भाई हैं, उनका मैं बड़ा आदर करता हूं। वे जो तर्क दे रहे थे वो तर्क कहीं से सुटेबल नहीं लग रहा था मुझे। जब पार्टी का निर्णय हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र को मंत्री बना दिया गया, दीपक प्रकाश जी को, निश्चित रूप से उनका एक हक बनता था, जो तय हुआ था एनडीए में कि मंत्री एक उनके यहां बनेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी चतुर नेता हैं, इसलिए देखते हैं कि जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो उनकी विभिन्न यात्राएं होती है और कब कहां रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। वे चूंकि सीट शेयरिंग के समय जो उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था, आज जो कमिटमेंट अमित शाह जी ने उनसे किया था, जिसमें 6 सीट के अलावा एक राज्यसभा और एक एमएलसी का सीट था, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के अंदर में ही भय था कि कहीं अब आके हमारा राज्यसभा और काउंसिल का सीट गबड़ा बन जाए। तब उन्होंने अपने पत्नी को जो एमएलए बनी है उनको मंत्री नहीं बना के बेटा को मंत्री बनवाए, जो किसी हाउस के सदस्य नहीं है, ताकि अप्रैल मई में जो एमएलसी का सीट खाली हो रहा है या 4 गो जो एमएलसी बन गए हैं एमएलए, उसमें से 3 विधायक कोटा का है, हम अपने बेटा का रिकमेंडेशन करा दें। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत काम किया। लेकिन अभी राम पुकार भाई कह रहे थे उदारता उपेंद्र कुशवाहा जी का हम तब देखते कि जब राम पुकारे जी को जब बिना हाउसे का बढ़ना था, 6 महीना में काउंसिल जाना था, तो राम कुमार जी को बनवा देते, वो काउंसिल चल जाते। माधव आनंद जी जीते हैं उनके यहाँ एमएलए, उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, जिनको 2019 में पार्लियामेंट लड़ाने के लिए उन्होंने मोतिहारी में कमिटमेंट किया था, लेकिन एक मित्र के चक्कर में उनको नहीं लड़ा पाए। तो आज माधव आनंद जी चुनाव जीते हैं, उन्हीं को मंत्री बना देते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को परिवार से बाहर नहीं जाना है। इब्राहिमी जी, एक बात की ओर मैं आपका संकेत लेके जा रहा हूं, ये जितने दल हैं जो अभी एनडीए में हैं या कुछ महागठबंधन में भी हैं, ये सारे लोग जेपी मूवमेंट के उपज हैं। जेपी मूवमेंट में जयप्रकाश जी ने जो बिंदु उठाया था, सत्ता में आने के बाद उन दल के इन नेताओं को देखेंगे कि जिस बिंदु पर इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, छात्रों को प्रभोग करके छात्र आंदोलन लाया, वे सारे इशू समाप्त हो गए हैं। सबसे बड़ा परिवारवादी उसी जमात के लोग हैं, दूसरे को परिवारवादी कहेंगे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उसी जमात के लोग हैं। आज तक एनडीए के बिहार में जिन जिन नेताओं पर आरोप लगा, मानते हैं वो आरोप गलत है भ्रष्टाचार का, आप ईमानदारी तो तब दिखाते जबकि उसमें जांच कराते। जब आपके यहाँ सुनवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं होगा, तो ईमानदारी कहाँ से आएगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिन जिन नेताओं पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, उनके दल में जाने के बाद वो साफ हो गए, स्वच्छ हो गए। अनेकों उदाहरण है और पदधारी है। तो ये तो प्रकाष्ठा है जो परिवारवाद का परिभाषा माननीय दिलीप जायसवाल जी मंत्री जी दे रहे थे।
तो इन लोगों के यहाँ का परिवारवाद हमारे साथ हो तो दूसरा है, उनके साथ हो तो परिवारवाद का परिभाषा बदल जाता है। हम पर आरोप लगे भ्रष्टाचार का तो भ्रष्टाचार का परिभाषा दूसरा होता है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसका परिभाषा दूसरा होता है। तो जिस दल के नेताओं का चाल चरित्र और नियत ठीक नहीं हो वह जनता के साथ कभी कमिटेड हो ही नहीं सकता है। चुनाव जीतना एक अलग मैथमेटिक्स है, और कैसे कैसे चुनाव लोग जीता है, क्या क्या बातें हैं, ये तो बाद की विषय है। जांच के समय आस्ते आस्ते परत खुलेगा। चलिए अब आ रहे हैं कमल देव साहब आपके पास, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। एक बार नितेश जी का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, एक चीज और समझना आपसे चाहेंगे कि 89 सीट पर आप लोग हैं, 85 सीट पर जेडीयू है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें 14 मंत्री आपके कोटे से, 8 मंत्री जेडीयू कोटे से, गृह मंत्रालय भी उधर चला गया। मतलब अननेसेसरी कुछ बहुत ज़्यादा आपको लग नहीं रहा कि इस बार आप लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और जेडीयू को बैकफुट में ढकेलने की कोशिश है? नितेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा अभी। एक बार हम राम पुकार जी भी, मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो भी फ्रीज किए हुए हैं। आफ्ताब जमील साहब का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब जमील साहब, यही सवाल है आपके साथ। 85 में आप लोगों को 8, गृह मंत्रालय भी गया, थोड़ा सा बैकफुट में ढकेलने की कोशिश है क्या? आप लोग महसूस कर रहे हैं ऐसा, या मतलब एनडीए के एक पार्ट है तो आप कहिएगा कि नहीं ये एक प्रोसेस है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। कोई ऐसा कर नहीं है कि कोई पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रहा है, कोई बैक से खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पार्टी और दल में सारे लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं, बात सही है। अभी जो स्थिति पैदा हुई है कि अभी राज्य को किस ओर ले जाइएगा, राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिएगा कि सांप्रदायिकता के आग में ढकेलने का प्रयास कीजिएगा, या कि किसी को छोटा या कि बड़ा कीजिएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको कैसे आप दूर कीजिएगा? आपका, चलिए ये सब बात मान रहे हैं आप? नहीं, सुना जाए ना। पलायन जो है, आप कल बोल रहे थे कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने कहा कि पलायन के ऊपर में, बेरोजगारी के ऊपर में बहुत गंभीरता से हम लोगों ने सोचा है, और उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए इस पर अभी विचार चल रहा है, और आने वाले समय में हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। तो अभी ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी पार्टी या कोई दल जिस पर यह आरोप लगे कि वो फ्रंट लाइन से खेल रहा है। भाई, पार्टी अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी बड़ी है और उसका संख्या थोड़ा सा ज़्यादा हमारे से आया है, तो निश्चित रूप से उसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इतना डिफरेंस रहेगा 14-8 का? नहीं भाई, 14-8 का अभी तो कहाँ बना है अभी पूरा। नहीं तो मतलब शुरुआती दौर में तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में। शुरुआती दौर में देखिए, शुरुआती दौर में अगर मान लीजिए कि ठीक है बना है, तो शुरुआती दौर में चूंकि देखिए काहे बना, उसमें भी है कि चूंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, हाफ एन आवर का कार्यक्रम था, आधे घंटे का कार्यक्रम था, और उसी में सब चीज आपको करनी है। चलिए, समय की कमी आफ्ताब साहब, एक बार नितेश साहब का रुख करता है। नितेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नितेश जी, सवाल ये है आपसे कि बहुत ज्यादा आप लोग जेडीयू को पीछे नहीं ढकेल रहे हैं। 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है, आप लोगों के 89 सीट है, उनके 85 सीट है, आप लोगों के 14 मंत्री हैं, उनके 8 मंत्री हैं, गृह मंत्रालय भी ले लिया। देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि मंत्रालय का और भी विस्तार होना बाकी है अभी। जनता दल यूनाइटेड कोटे से यदि कम मंत्री बनाए गए हैं तो और भी मंत्री का विस्तार हो जनवरी तक या दिसंबर लास्ट में होगा उनका। मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ मंत्रालय कम है तो वहां भी भरपाई किया जाएगा, और जनता दल यूनाइटेड का भी जो सीट खाली है वहां भी मंत्रालय को एडजस्ट किया जाएगा जहां जिनका है। तो निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड को विस्तार करना था, वो नहीं की है तो आगे करेगी,
ये निश्चित निफिक्र रही। यहाँ कोई किंतु परंतु कोई लड़ाई नहीं है। आगे भी मंत्रालय का विस्तार किया जाता है राज्यपाल के द्वारा और आगे भी किया जाएगा, इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पूरे एनडीए एकजुट है और सहमति से विभाग को बांटा गया है, मंत्रालय को बांटा गया है। महागठबंधन के पेट में दर्द हो रहा है तो अपने पेट दर्द का वो इलाज करावे और बतावे कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने में इतना विरोध काहे है अपने पार्टी को लेकर। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जो प्रभारी कांग्रेस के हैं कृष्णा जी, उन पर आरोप लगा है टिकट बेचने का। तो इसका सफाई कांग्रेस कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से, प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी में हुआ कि टिकट बेच दिए आप लोग। आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज थे और उसका विरोधाभास प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हो रहा है और उसका भारी विरोध आज पप्पू यादव को ही झेलना पड़ा। तो इसका सफाई मुझे चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से। चलिए एक बार हम आपको सफाई दिलवाने की कोशिश करें। राम पुकार सिन्हा साहब का रुख कर लेते हैं। राम पुकार सिन्हा साहब आप जुड़े हो। राम पुकार साहब, सवाल ये है कि जेडीयू के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि एक सवाल था, तो सवाल के जवाब में कि किसी भी पार्टी का बिहार में अभी वो कद नहीं हुआ कि नीतीश कुमार को काट सके, किसी पार्टी का उसने जिक्र किया। और आप लोगों को अब ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए इंटैक्ट है? चलिए राम पुकार सिन्हा साहब लगता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी नेटवर्क इशू हो रहा है। कमलदेव साहब शॉर्ट में रखिएगा, कम समय हमारे पास। आपने सवाल सुना होगा नितेश सिंह कछवाहा जी का, अगर सवाल सुना तो जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है। उनका सब जवाब दे दें कि आपके प्रश्नों का पहले जवाब दे दें? जी आप इब्राहिमी जी जरा प्रतीक्षा कीजिए, सरकार फुल फॉर्म में आ जाए। हाँ। और स्पीकर का चुनाव हो जाने दीजिए। लेट अस सी एंड वॉच। जो संभावनाएं आप व्यक्त कर रहे हैं और जमील साहब ने न चाहते हुए भी बहुत सारी बातें स्वीकार भी किया है, आने वाले समय में वो देखेगा। जहां तक भाजपा के प्रवक्ता का प्रश्न था मेरे यहाँ कि टिकट वितरण में धांधली, अध्यक्ष पर आरोप, तो ये जान जाए नीतीश जी कि भाजपा के जैसा कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेटिक है और हर गलती और सही पर आवाज उठाने का अधिकार एक समान कार्यकर्ता को है और नेता को भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बनियापुर में जो आपके जीते हुए विधायक है केदारनाथ सिंह जी, वो कहिया के आरएसएस हैं, कहिया के भाजपाई हैं। आरजेडी के एमएलए थे, 3 बार से वहां जीते थे। वहां भी भाजपा के कई एक कार्यकर्ता थे जो मेहनत कर रहे थे और वो दावेदार थे, उनको मिलना चाहिए था मौका। सेकंड लाइनर थे, द्वितीय कतार के थे। फिर आरजेडी से लाकर केदार सिंह को राजनाथ सिंह के कहने पर टिकट दिया गया और क्या क्या डीलिंग हुई, यह बाहर मार्केट में बात आती है। केदार सिंह का टिकट बिना डीलिंग का नहीं मिला है, ये तय है। लेकिन भाजपा के किसी कार्यकर्ता और नेता में दम नहीं है कि जो वहां घटनाक्रम हो रहा है, जो खेल हो रहा है पुराने कार्यकर्ताओं के साथ, वहां लोग आवाज उठा सके। चलिए कमलदेव साहब, समय की कमी है, हम इस सवाल के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका, नितेश साहब बहुत शुक्रिया, राम पुकार जी बहुत शुक्रिया आपका, कमलदेव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। सवाल ये है कि क्या बिहार की सियासत से बहुत बड़ा संकेत कुछ मिल रहा है, जिस तरह से गृह मंत्रालय बीजेपी के सम्राट को दिया गया है।